तो देखो आज डिस्कशन करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 87 तक। राइट, चलो भाई, तो पहले आप लोग फटाफट फिगर आउट करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। 1 से लेके 5, 51 से 55, टेल मी द नंबर। 51 बताना है, ठीक है। और 3 and 7, ओके गॉट इट। ये 60 तक में और कोई डाउट है? 61 है, 59 भी कर लिया, चलो 61 देन 67, ऑल राइट। 70 तक में और कोई डाउट नहीं है? चलो 70 एंड 73 भी बोला है। और बताओ 78 एंड देन 80। तो साथ में बैठा ना तुम लोग, तो कुछ डिस्कस नहीं किया तो फिर 82 और 86 बताना है। दैट्स इट। चलो आओ देखते हैं किधर। दो भाई, एक किताब दो मेरे को। नंबर और इसमें सेम ही है ना दोनों के पास? अच्छा चलो, जरूरत तो नहीं पड़ेगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। 36 ml of pure water takes 100 सेकेंड टू इवापोरेट। बोला है 36 ml वाटर लिया है। 36 ml ऑफ वाटर का मतलब कितने लोग समझ गए? मास 36 ग्राम, मतलब मोल कितना? 2 मोल। समझ में आया क्या? अब बोल रहे इसको पूरी तरीके से वेपर में बनाया, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो इसने एनर्जी दी, हीट दी, वो कितना होगा जी? पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर कितना था? 806 वॉट है, और टाइम कितने देर? तो एनर्जी आ गई ना 80600, यानी 80.6 किलो जूल। क्या मैं लिख सकता हूं? इतना एनर्जी लिया, कितना कन्वर्ट करने के लिए? 2 मोल को वेपर में। तो बताओ भाई, क्या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तुम्हें नहीं पता चल जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। पूरा आ गया हमारा वैल्यू 80.6 किलो जूल। यही आ गया कहां से? H2O लिक्विड से, H2O वेपर। लेकिन वो कितने मोल को? 2 मोल। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पर मोल या 2 मोल? पर मोल। तो यार वो डिवाइड कर लो, डेल्टा एच अपॉन एन। पर मोल के लिए कितना आ गया ये? 80.6 अपॉन 2, 40.3 किलो जूल पर पेट्रोल। क्या था इसमें? कोई दम था? यूनिट नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या पूछ रहे हो उसको देखो ध्यान से। आइए 53 देख लेते हैं। क्या बोल रहे हो? वो जो एनर्जी मिल रही है इसको, वर्क कर रहा है कोई और, वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इन फॉर्म ऑफ हीट हो रही है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुमने एनर्जी सप्लाई किया ना, वर्क के फॉर्म में भी करोगे चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आइए अगला देखते हैं 53। तो एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस Cl2, और क्या बना रहा है बेटा? 2HCl बना रहा है। H2 प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2HCl, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है इसने -185 किलो जूल। ध्यान देना, जब भी ये वैल्यू दी रहती है इस रिएक्शन के कोफिशिएंट के हिसाब से दिया रहता है। आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे ये वैल्यू बदल जाएगी।
अब इसने पूछा है कि भाई बताओ इसका डेल्टा U का वैल्यू क्या होगा इफ 2 मोल ऑफ H2 completely reacts with 2 मोल ऑफ Cl2 to form HCl, what is delta U not for this? तो अब इसने बोला है कि 1 मोल नहीं 2 मोल, तो पहले तो हम रिलेशन ही निकाल लेते हैं क्या होता है। तो अगर मान लो इसको 2 मोल लिखते भी हैं तो 2H2 प्लस 2Cl2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4HCl, तो डेल्टा H2 कितना हो जाएगा जी -185 इंटू 2 किलो जूल। ऐसा नो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, बदल जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और इस डेल्टा PV को हमने लिखा था डेल्टा NG RT अगर आइडियल गैस मान रहा है तो ये वैल्यू आ गया। बताओ डेल्टा NG 0 है क्या? दोनों तरफ गैस है ना, ये भी गैस ये भी गैस, 4 मोल प्रोडक्ट 4 मोल, तो ये वैल्यू तो खत्म। तो जो डेल्टा H आएगा वही आंसर, तो इसी का आंसर जो भी लिखोगे वही होगा। इसमें भी कोई दम था क्या? इसमें गलती वही लोग किए होंगे जिन्होंने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि 2 मोल के लिए डेल्टा H भी बदल जाएगा, उनसे गलती होगी। कौन सा? तो इसका नन ऑफ दीज है आंसर। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ठीक है, तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, आओ। हाँ जी, इसके बाद देखो आपने अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 57। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं एक बार दोबारा पढ़ो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 57। हाँ जी, ध्यान से सुनो। सुन रहे हो क्या आप लोग मेरी बात? देखो इसने इस बार ना कहानी में ट्विस्ट करके बोला है उसको रियल गैस मानो। बोला है कि 2CO प्लस O2 फॉर्मिंग 2CO2 और डेल्टा H इसने दिया -560 किलो जूल पर मोल, और बोला है कि जो जिस बॉक्स में इसको रखा है दैट इज 10 लीटर एंड इनिशियल प्रेशर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है बेटा 1520 नहीं सॉरी 70 बार, और बाद में प्रेशर कितना हो गया है 40 बार। अब पूछ रहा है कि डेल्टा यू बताओ, तो बताओ क्या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी नहीं होता। अब ध्यान रखना इस पीवी के जगह डेल्टा एनजीआरटी नहीं कर सकते तुम। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट एन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस नहीं है तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा P2V2 एंड P1V1, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पीवी को एनआरटी तभी लिख सकते हैं जब वो आइडियल गैस हो, अदरवाइज उसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बताओ P2V2 प्रेशर P2 पता है 40 बार, बार इन मतलब 10 के पावर 5 पास्कल, यानी ये जूल में आ गया, माइनस P1 70 10 के पावर 5। अच्छा नहीं, वॉल्यूम तो मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। अरे वॉल्यूम कॉमन नहीं हो ठीक है, बट कितना है 10 लीटर है ना, तो 10 लीटर का मतलब क्या हुआ 10 के लीटर को मीटर क्यूब में यार -3 होता है। क्या कर रहे हो, माइनस कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है क्या? मीटर क्यूब एंड इसको हम पास्कल में लिखेंगे तभी तो जूल में आएगा आंसर। यहाँ 10 इंटू, क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज मीटर क्यूब एंड दिस इज पास्कल, इसलिए सब मिला के क्या हो गया जूल। अरे कुछ यहाँ कोई तकलीफ है? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़े। 70 इंटू दिस इंटू वॉल्यूम सेम है 10 इंटू 10 के पावर -3। कहानी में थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देखो क्या बन रहा है। 5 में से 3 गया, 2 बचा, 1 10 के पावर 3। अच्छा, क्या ये 40 किलो जूल हो गया क्या? और ये देखो
70 किलो जूल हो गया क्या बच्चों? अच्छा, हमें ये किस में दिया था, किस यूनिट में? 560 क्या था ये? किलो जूल ही था, ठीक है चलो, तो इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये कितना आ गया? -30 किलो जूल। अब क्या खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन? रख दो यार इसके जगह। ये पता है, ये वैल्यू पता हो गई, ये नहीं निकल जाएगा। इधर माइनस है तो उधर जाके वो क्या होगा? प्लस। उतना पोर्शन हटा दो उसमें। मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे तुम लोग, बिल्कुल मजा नहीं आया डिस्कस करने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम यूनिट के लिए तैयार नहीं हो। नर्सरी क्लास वाली जो चीज हमने शुरू शुरू में करी थी, उन सब पे अभी भी अटक रहे हो। उन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं दिख रहा है मुझे। वन मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोस चेंज फ्रॉम इतना टू इतना। सेम क्वेश्चन, सेम कहानी है। मोल 1 दिया है, कहानी लिख रखा है खूब सारा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब दे दिया है, और दूसरे में भी दे दिया है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। डेल्टा यू पूछ रहा है गैस। कितने लोग कह रहे हैं द चेंज इन एंथैल्पी? डेल्टा एच पूछ रहा है, तो क्या निकल नहीं जाएगा जी? डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस, हाँ, डू नॉट यूज nRT1 nRT2, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस उसको उसी फॉर्म में यूज करो। प्रेशर कितना दिया है? P2V2 20 है। बोलना, स्टार्टिंग का 3 हो गया, एंड में कितना हो गया? 20 -3 ATM लीटर। कितना आ गया ये 17 है। डेल्टा यू कितना है? जोड़ ले यार, क्या दिक्कत है? क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार बच्चों तुम लोग? हाँ, ये तुम लोग स्कूल एग्जाम में पास हो जाओगे ना? मुझे डाउट हो जाता है ऐसे डाउट पूछने के बाद। 59 कंसिडर, मतलब यार एक एक लाइन वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। देखो तुम लोग का, देखो जितना पढ़ा दिया है उसमें अगर यूनिट में गलती करोगे और इतनी माइन्यूट चीजों पे ध्यान नहीं दोगे कि रियल गैस, आइडियल गैस है, इग्नोर मार दिया, फिर तो यार इतना सोचना पड़ेगा ना। इतना रियल गैस क्यों पढ़ाया मैंने? रियल गैस बताया था ना, वॉन डेर वाल इक्वेशन की, यार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज नॉट वैलिड फॉर देम। तो अभी तुम उसी फ्रेम से बाहर नहीं आ पाए, तो ये सोचना पड़ेगा। ऑलवेज स्टिक विद द बेसिक्स। हो सकता है आउट ऑफ टच हो गए हो, लेकिन अभी एकदम से गियर अप करना है तुम लोगों को। अब वो टाइम नहीं है बेटा, अब इसके बाद फास्ट ट्रैक जाने वाले हम लोग। ठीक है, क्या बचा हुआ है बताओ? फिजिकल में इक्विलिब्रियम, ओनली 1 चैप्टर एंड देन फिजिकल विल बी ओवर। ऑर्गेनिक 11वीं में कुछ है ही नहीं। नॉमेनक्लेचर वो मैंने एक जमाने में ही पढ़ा दिया था। अभी इतना टाइम है कि मैं दोबारा भी पढ़ा सकता हूँ पूरा पूरा चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पढ़ा देंगे। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक, रेजोनेंस, और ये सब मिला उला करके यार 10-15 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगा। और एक्स्ट्रा दे दिया 5 लेक्चर, 20 लेक्चर में पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के सिलेबस वैसे ही हटा दिया तुम्हारे, तो खत्म है सिलेबस। क्या करना है मुझे यार इतने टाइम तक? करूंगा क्या? रिवीजन तो उसके बाद करेंगे ना। तो अभी तुम लोग एकदम मेच्योर हो जाओ सब्जेक्ट में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। एकदम मेच्योरिटी चाहिए अभी 11वीं में, ढंग से मेच्योर होना है। जितने टॉपिक है उनमें इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। अभी ऐसे यार यूनिट में कैसे गलती कर रहे हो तुम लोग बताओ? सबके डाउट आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि किसी एक ने पूछा हो। आओ 59 देखते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा? पढ़ो एक बार दोबारा, चेक इट आउट। जो डेल्टा एच दिया है वो उस गिवन रिएक्शन के लिए दिया है। उस गिवन रिएक्शन में कितने मोल बेंजीन है? 1 मोल है। अब पूछा कितने के लिए? तो 1.5 पहले 1 मोल के लिए निकाल लो डेल्टा यू, और 1.5 के लिए पूछ रहा है तो क्या उससे मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? 1 मोल का पता है तो 1.5 का नहीं होता? बताओ, इसमें कुछ दम था इसमें? तो ओरली ऐसे ही हो जाएगा फिर।
क्वेश्चन नंबर 61, इसमें भी कोई दम नहीं है। कितने लोगों को दिख रहा है बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन नंबर 61 में? अभी दोबारा पढ़ो, देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूरा मिला के पूछ लिए तुम लोग, एक ही टाइप का क्वेश्चन, बस अलग अलग कहानी में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस वो यूनिट इधर उधर कर रहे हैं बस। कभी आइडियल गैस है, कभी रियल गैस है, कभी सॉलिड है, बस इतना ही कहानी कर रहे हैं। चलो फिर एक लेक्चर और है, उसके बाद एक लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद से मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दूंगा और उसको एकदम आराम आराम से पढ़ाता हूँ, 8-10 लेक्चर। टाइम में क्या करना है? हाँ हाँ, वो करना पड़ेगा, रिवीजन टेस्ट लूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम पीसफुल होके पढ़ो, लेकिन अच्छे से तैयार करके आओ, ताकि मतलब यार तुम लोग का थोड़ा ग्रोथ हो सके। अभी मैं कई बार अभी डरता हूं तुम्हें अच्छे असाइनमेंट देने से। अच्छे असाइनमेंट का मतलब, इस तरह की गलतियां करोगे तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा यार। ऐसी गलती दोगे तो मेरी हिम्मत ही नहीं करेगी मैं उसमें इधर उधर की चीजें यूज करने के लिए। तो अभी मैं खुद वेट एंड वॉच वाले पीरियड में हूँ कि तुम्हारे नंबर पहले एक लेवल तक जेई एडवांस में आए, फिर मैं असाइनमेंट पकड़ाता हूँ। अभी कोई एलिजिबल ही नहीं है बैच में, किसको दूं मैं? मेरा ही दिमाग खराब होगा, सारे क्वेश्चन लेके आ जाओगे डाउट पूछने के लिए। ठीक है, तो आप पहले थोड़ा लेवल दिखाओ यार, ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा। पढ़ो तुम लोग भी अपने तरफ से एंथुसियाज्म दिखाओ। रुको, तुम्हारे टेस्ट में 12th वाले बच्चों के साथ कराता हूँ कॉमन टॉपिक पे, एक आध दिन केमिस्ट्री का ना, उनका और तुम्हारा साथ टेस्ट कराता हूँ, फिर देखते कौन जीतता है उसमें, चेक करता हूँ मैं। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम वाला उनका भी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है ना, उनके +2 के सिलेबस खत्म हुए, उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा एंड वो पूरा 11th पूरा रिवाइज कराएंगे। तो 11th रिवाइज कराएंगे तो तुम्हारा टॉपिक आएगा स्टार्टिंग वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल ऑफ देम। तो बहुत मजा आएगा। फिर कॉमन पेपर बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, उनके लिए, फिर देखेंगे नंबर किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दोगे जिस लेवल की तैयारी उन सब की है 12वीं में। मतलब वो पेपर में ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे उनको फुल मार्क्स चाहिए, उससे नीचे उनको मतलब ही नहीं है। और आप अभी ऐसे सोचते हो अरे यार 60 मार्क्स आ गए, ऐसे चौड़े हो जाते हो। 60 मार्क्स जरूरत क्या है, अब तो जिंदगी सब एकदम पीसफुल है, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, बेटे का रैंक आ रहा है 5th क्लास के अंदर।
4th आ रहा है, क्लास रैंक 4th। मतलब क्लास रैंक को इतना ग्लोरीफाई कर दियो तुम लोग घर पे कि मतलब ऐसा लगता है जैसे ऑल इंडिया रैंक 5th आया है, इंटरनेशनल लेवल पे 5th, ओलंपियाड में तुम पहुंच गए हो, इस तरह से ग्लोरीफाई। क्लास रैंक मींस नथिंग। क्लास का रैंकिंग से मतलब नहीं है, क्लास में तुमने मार्क्स कितने लेके आए उससे मतलब है, ठीक है। 12वीं में मॉर्निंग बैच में मुश्किल से 12-15 बच्चे हैं सिलेक्टिव, बाकी सारे बच्चे इवनिंग बैच में हैं। वो 15 बच्चे के आसपास ऐसे फिल्टर्ड स्टूडेंट है वो कि वो किसी भी मोमेंट पे टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, कोई भी टॉपिक का अगर मैं उनको बोल दूं तो। इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अब मजा आएगा ना इस बार रिजल्ट निकालने में। ऐसे बच्चे मिलने चाहिए तब ना मजा आएगा यार। यूनिट में गलती कर रहे हो तुम लोग, बताओ 1 मोल से कितना है, 1.5 मोल से कितना है, उसके लिए डाउट पूछ रहे हो मेरे से। तो क्या सिखाऊंगा यार फिर मैं 1-1.5 मोल में ही अटका रह जाऊंगा जिंदगी भर। और ये सब लिथार्जी है तुम लोग का, बस और कुछ नहीं है। बैच में पोटेंशियल है, लिथार्जिक हो गए हो, मतलब कंपैरिजन का स्टैंडर्ड ही गलत हो गया तुम्हारा। क्लास में कंपैरिजन कैसे होता है, अरे वो यार बगल वाले का इतना नंबर आया है 35, मेरे तो 37 है, मैं कितना ज्यादा 2 नंबर ज्यादा, ऐसे कंपैरिजन करते हो तुम लोग। कंपैरिजन हमेशा टोटल मार्क्स से होना चाहिए। 300 नंबर का पेपर है, मेरे 200 आए हैं यार, 100 नंबर का इतना बड़ा गैप है, कैसे फुलफिल करूंगा मैं। तब 100% आई लाएंगे एग्जाम में। 200 नंबर लाके फर्स्ट रैंक आ जाती है, हीरो बनते। मैं तो त्रिज्ञा में टॉपर हूं, अगले साल त्रिज्ञा से ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा और मेरा ही आएगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सही ही होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61 गाइस। डू आई नीड टू टेल इट? आर यू श्योर? या अभी इतना बोल दिया इसके वजह से तुम लोग प्रेशर में आ गए हैं? हो गया ना? क्या करना है इसमें, P2 V2 माइनस P1 V1। प्रेशर दिया है बेटा, V2 V1 बस यूनिट है, सीसी दिया हुआ है वहां पे, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसको निकाल लोगे ना मीटर क्यूब में तो आ जाएगा आंसर। अब देख लेना किस यूनिट में दिया है, उस हिसाब से अपना डिसाइड करना। किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो ध्यान रखना है यहाँ पे। 1 मोल ही डायमंड लिया है ग्रेफाइट, चलो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट का ही खेल है यार। आओ अगला देखते हैं क्या पूछा तुम लोगों ने, कितना तोप वाली चीज पूछ ली है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ये तो यार कल वाले एक्सपीरियंस का यूज करके तुम लोग निकाल सकते थे। याद है तुम लोगों को कि हमने कल निकाला था इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और हमने देखा था डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, याद आ रहा है? ध्यान है। और अगर हम dq बाई टी सिर्फ निकालते तो वो 0 आता। अरे यार रिवर्सिबल नहीं लिखा है, कितना हीट दिया अपॉन, सो एडियाबैटिक में हीट तो 0 ही गया ना, तो ये वैल्यू 0। तो ये तो क्वेश्चन ही वही है कि एक्चुअल एंट्रोपी चेंज इज कमिंग ग्रेटर देन dq बाई टी। यही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? हाँ, एक्चुअल एंट्रोपी चेंज शुड बी इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई टी, इट इज dq बाई टी ओनली। सो dq कितना था? 0। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या रिवर्सिबल, दोनों में 0 होता है dq। इरिवर्सिबल में हम उसको इंट्रोपी के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि रिवर्सिबल पाथ फॉलो नहीं किया, तो उसको हम फिर स्टैंडर्ड तरीके से निकालते थे कि रिवर्सिबली अगर जाते वहां से वहां तो वैल्यू कितनी आती, NCB ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, वहां से निकाला था हम लोगों ने, ध्यान है ना? तो ये तो वो एक्सपीरियंस यूज करके भी कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो ना? अच्छा, मैं एक चीज और समझा रहा हूं, देखो ये dq बाई टी और डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस क्या होता है? dq रिवर्सिबल बाई टी। क्या आप लोग अग्री कर रहे हो? बोलो ना। इसको एक तरफ लेके आओ, मैं इनइक्वालिटी थोड़ा सा समझा रहा हूं तुम लोग को, अगर आ रहे हो तो। क्या सही लिखा हूं क्या, देखो तो, बोलो।
हाँ माइनस, सॉरी माइनस, हाँ बोलो भाई। जैसे मान लो ए से बी तक तुम गए, रिवर्सिबल के थ्रू एंड इरिवर्सिबल के थ्रू, बोलो, तो वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं। एंड कितने लोग कह रहे हैं ए से बी एंड बी से ए, अगर आप रिवर्सिबली गए हो और वैल्यू इंट्रॉपी चेंज की, dq/t आया है, तो b से a जाने में, वापस आने में ये माइनस dq/t हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा, अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बेसिकली क्या है, a से b जाने में अगर आप रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ तो उससे कितना फर्क पड़ता है, बस यही है कहानी। अरे बोलो। सो इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये अगर मान लो ये था हमारा a टू b, ये भी हमारा सेम ही स्टेट के लिए था a टू b, तो इसको क्या मैं b टू a प्लस साइन के साथ लिख सकता हूं क्या? dq/t रिवर्सिबल फ्रॉम b टू a। अच्छा मजेदार बात हो गया, कुछ दिख रहा है क्या? क्लासियस इनइक्वालिटी में पढ़ा दिया तुम्हें मजाक मजाक में। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t is less than 0 if any of the process is irreversible in the cyclic process, and will be equal to 0 if all the processes involved out there are reversible। जैसे मान लो गए भी रिवर्सिबली, आए भी रिवर्सिबली, तो वो इधर से इधर जाओगे तो वो भी डेल्टा एस, और इधर से इधर आए तो वो भी डेल्टा एस के ही बराबर होगा। वैल्यू निकालेंगे तो स्टेट फंक्शन है, फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? 0। दिस इज क्लासियस इनइक्वालिटी। यहां इसने नहीं बोला कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, एंड इफ इवन अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस बिकम्स इरिवर्सिबल, then the cyclic integral will be less than 0। This is Clausius inequality। आ गया बात समझ में? क्या खत्म हो गया? वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे जो क्लासेस वाले थे। आप और बताओ कौन सा है? और बताओ कौन सा था ये? 67। अच्छा ये तो हो ही गया भाई, सेम चीज है ना? वाह हो गया, ठीक है। 72। What is the change in entropy when 2.5 मोल ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 27 से लेके 87 डिग्री सेल्सियस? बाकी कहानी पूरी दी हुई है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? तुम्हें इस बारी मोलर हीट कैपेसिटी दिया है नहीं, सीपीएम क्या दिया हुआ है? यूनिट देखो यार, इन्होंने ना बड़ा घपला कर रखा है। 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन लिखा हुआ है, तो यानी इन्होंने स्पेसिफिक हीट दे दिया। देख रहे हो कितने बदमाश है। सिंबल कुछ लिख रहे हैं, कहानी कुछ और हो रहा है। सीपी मोलर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन एंड एलएन 1.2 इज इतना, तो क्या निकल नहीं जाएगा यार? बता, डेल्टा एस का वैल्यू इंटीग्रल dq/t, और कोई फेज चेंज तो नहीं होगा क्योंकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कहानी। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? msdt, और यहाँ पे s के जगह c लिख लेना बस। क्या पूरा लॉगरिथम में कल डेरिवेशन किया था ना, ms ln t2/t1। सारा कहानी इधर उधर करके बस निकाल लो यार। क्या है यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम लोग? बहुत तकलीफ होता है ये सब बताने में। 72 था क्या ये? घटिया क्वेश्चन था ये। उसके बाद 73, देखो ये कौन सा टफ है? ये देखो, ये है तुम लोगों का। ओहो क्या होगा यार। कल ही बताया था लास्ट में कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का सम ऑफ एंट्रोपी मोल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना माइनस रिएक्टेंट का। अरे तुम लोग मजदूरी करा रहे हो क्या मेरे से? रक्षिता, तुमने सर देखा मैंने तुम्हारा? मेरी आंखें चारों तरफ रहती हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, इसके बाद देखते हैं 78।
इतना फ्रीजिंग इतना कहानी है। ओके, डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2O at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM इज, क्या बताऊं, क्यों बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। ये फेज ट्रांजिशन का एंट्रोपी है। क्या बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? बोलो भाई। बोल रहा है कि फ्यूज हो रहा है ना, डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग। तो बताओ बच्चों, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। अब इसी डी क्यू के जगह पे टी तो कांस्टेंट हो गया ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, 1/T0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी क्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू एल। मास पता है, एल पता है, जोड़ के लिख के डिवाइड करने नहीं आता है। क्यों पूछ रहे हो यार ये सब तुम लोग मेरे से? 79। देखो सेम क्वेश्चन, इस बारी वेपराइजेशन के लिए कहानी बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। और बताओ 82 एंड 83, यहां से यहां ले जा रहा है, गिवन मेल्टिंग पॉइंट इतना, कहानी फ्यूजन ये है। अच्छा जी बताइए। 100 केल्विन ही दिया हुआ है। ओके जी, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बात है। ये क्वेश्चन कितने लोग कह रहे, 2 पार्ट में ब्रेक करना था आपको। एक्स सॉलिड से पहले एक्स लिक्विड का फेज ट्रांजिशन का निकालना था, जिसमें टेम्परेचर वही 100 केल्विन दिया है क्या, ये कांस्टेंट है। उसके बाद एक्स लिक्विड 100 से लेकर के 200 तक, दोनों के लिए अलग अलग, इसके लिए तो वही आ जाता है यार, ml/T डेल्टा S1, और इसके लिए डेल्टा S2 ms ln T2/T1, क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब MSDT और उसका इंटीग्रल फिर सेम। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा इन द सेंस कि बस इतना ही ऑब्जर्व करना कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, बस इतना ही ढंग का आता है। और कौन सा बचा है भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एंड ये भी देखो, ये भी वही क्वेश्चन लेके आ गए तुम लोग, बस इंटीग्रेशन करवा लो मेरे से। चलो एक बारी कर ही लेते हैं। वेर ए इज अ कांस्टेंट, सीपी पर मोल दिया हुआ है, मोलर इंट्रोपी पूछा है 20 पे, इट इज आस्किंग एस मोलर एट 20। तो बताओ डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लिख सकते हैं क्या? अच्छा डी क्यू को क्या मैं नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, मोलर बोला है ना 1, इंटू सी का वैल्यू कितना है, ए टी क्यूब इंटू डी टी लिख सकता हूं क्या? अब क्या इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता है क्या जी तुम लोगों को? ए टी स्क्वायर इंटू डी टी, पहले टेम्परेचर कितना था, 0, और बाद में कितना हो गया, बोलना कितने पे पूछा है, 20 पे। अब बता डेल्टा एस का स्टार्टिंग में कितना था, ये डीएस स्टार्टिंग में कितना है, ये 0, क्योंकि परफेक्ट क्रिस्टलाइन लिखा है ना, तो 20 डिग्री में जो आएगा वही S20 का हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दो यार, क्या है भाई, पकड़ो। बहुत ही घटिया, बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा इस बार डिस्कशन का।